Hello students, good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon guys. So guys, how is the homework coming? Homework? Completed, sir. Just a few sums of HCVs left. Sir, I've completed it One done. completely. I've completed all, sir. Ayush completed, very good. Harshal completed. सर बस लास्ट कुछ एक दो सम बचा है लाइक लास्ट एक्सरसाइज के बाकी सब हो गया. Very good, very good. When Jay? are you planning to schedule a doubt lecture on this? इसका डाउट आज थोड़ा थ्योरी करते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास फ्राइडे Okay, को आने sir. वाला है ना. Yeah, super. Yeah. आज थोड़ा सा एक दो सम्स करते हैं फिर थ्योरी कर लेते हैं. फ्राइडे को अपन वी कैन डिस्कस फ्राइडे को. अच्छा सर, तो आज आप थ्योरी करवा दें. आज हाँ एक दो सम्स करके फिर थ्योरी करते हैं. ओके. क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका फ्राइडे को है इसलिए गैप हो जाएगा. Okay. Jay, where is the homework status? What is the homework status? So booklet exercise 1, 2, 3 and 4 sums are done. 5 sums are left and HCV is left. HCV completed? No, HCV is left. Sorry, HCV still left. Okay. Shreyansh? The booklet 1 done, HCV left. Booklet done, HCV left. Okay. Okay guys, फिर जो है ये हाँ एक दो सम्स स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे इसलिए सभी बैचेस में तो मैंने ये दो सम्स का डिस्कस कर रहा था. ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस ये दो सम्स, देन विल मूव हेड. हाँ, एक्सरसाइज 3 बुकलेट का एक्सरसाइज 3 पेज 51 कॉम्प्रिहेंशन 1. शायद ब्रायन ने इसका सॉल्यूशन भी पोस्ट किया था, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके गाइस, ये वाला शायद कुछ बच्चे पूछ रहे थे डाउट्स, तो ठीक है. सेकंड और थर्ड पार्ट में डाउट. यस. हाँ, सो फर्स्ट गाइस फर्स्ट पार्ट में तो ठीक है यार. फर्स्ट पार्ट में व्हाट दे हैव आस्क्ड, तो पहले तो शेप ट्रेस करते हैं उसका शेप, है ना. दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो है पहला वाला क्या था, जो है ये वाला से जो हुआ जाता है पहला इक्वेशन जो है y is equal to x by 4 plus 1. तो y is equal to x by 4 plus 1 मतलब y इंटरसेप्ट जो है इसका 1 आ गया. y कब 0 होगा, when x is -4, ये भी आ गया. फिर सेकंड लाइन जो है इंटरसेप्ट उसका 1 है और उसका y 0 कब होगा, जब when x is +1. तो ये इसका शेप ऑफ द पल्स रेडी हो गया. दिस इज द शेप ऑफ द पल्स. स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू करने पे जो है इसकी वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड आती है. 10 मीटर पर सेकेंड विच इज सेम एज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और तो दैट मीन्स ये पल्स आगे जाएगा विद अ रेट ऑफ 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन के लिए टाइम दे हैव गिवन एज 1/100. इस टाइम पे देखते हैं 1/100 टाइम पे कितना डिस्टेंस ये पल्स आगे भागेगा. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू 1/100. तो ये 10 सेंटीमीटर आगे आ गया. तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो x इक्वल टू 0 वाला था ये अभी आ गया 10 सेंटीमीटर आगे. तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर. इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर मतलब 11 हो जाएगा. इसका कोऑर्डिनेट 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट मतलब 6 हो जाएगा. नाउ एट दिस टाइम x इक्वल टू 7 वाले का पूछा है. तो ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 7 वाला पॉइंट. x इक्वल टू 7 पे ये उसका y डिस्प्लेसमेंट निकालना है. नाउ यू कैन यूज सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल यूज करके करस्पॉन्डिंग y यू कैन फाइंड. ये वाला अंडरस्टूड. ये वाला यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल नहीं, वो लोगों ने तो क्वेश्चन में वही दिया है ना, टाइम की वैल्यू दी है और एक करस्पॉन्डिंग किसका पूछा है, x इक्वल टू 7 वाले का पूछा है. तो हम x इक्वल टू 7 वाले का रिपोर्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम. ओके. हाँ, फिर जो है
टाइम 1.5 बाई 100 सेकेंड पे टाइम है ना, उस टाइम पे पूछा है। तो उस टाइम पे ये पल्स कितना आगे भाग जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 1000, ये वाला कितना हो गया जो है आई गेस दिस इज 15 बाई 1.5 बाई 100, तो इससे ये डिस्प्लेसमेंट उसका आ जा रहा है 15 सेंटीमीटर। तो मतलब जीरो वाला पॉइंट 15 में चला जाएगा, जीरो वाला पॉइंट ये यहाँ पे आ गया 15, और 1 वाला 16 आ जाएगा, -4 + 15 क्या हो जाएगा 11। नाउ यू वांट टू फाइंड x = 13 के लिए। 13 पे यहाँ कोई पार्टिकल होगा, x = 13 पे, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बतानी है, एंड vp = -v wave times slope, माइनस v wave, भाई v wave velocity of the wave कितना आ गया था 1000 दिया हुआ है। यहाँ का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप दिस विल बी हाउ मच, दिस इज 1, दिस इज 4, so 1/4। ये everybody understood second and third question guys? ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं, सेकंड एंड थर्ड ओके। Sir, in this equation, Vp = v wave into slope. Velocity of the wave is in x direction, and while the velocity of the particle is in y direction. So how is this formula correct? वो इसको तो हमने डिराइव किया था, y = f(t - x/v) में एक बार। Sir, so is it only applicable for magnitude of velocity? No, it is giving us with sign ना, माइनस आ रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, मतलब हाँ y डायरेक्शन में होगी पार्टिकल की वेलोसिटी। Okay, sir. हाँ ठीक है, फिर हाँ ये फर्स्ट एक क्वेश्चन में भी देख रहा था डाउट्स है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1 का पहला वाला गाइस। यहाँ t = 0 पे ये इक्वेशन गिवन था, y = exp मतलब e to power -x + 2 का होल स्क्वायर। तो जनरल वेव इक्वेशन yxt क्या हो जाएगा, यू विल रिप्लेस x by x - vt, x - vt से रिप्लेस करो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन मिल गई। नाउ व्हाट यू विल डू, t = 1 रखोगे, तो व्हेन यू पुट t = 1, तो ये t = 1 रखने पे ये आ गया, तो व्हेन यू पुट t = 1 तो ये इक्वेशन मिल गया, और t = 1 का गिवन ये इक्वेशन ये है। नाउ यू कंपेयर, उसको कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या आएगा x - v + 2, और इधर x - 2, v = 4। ये वाला एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? चलो ठीक है, ये वाला सबका हो गया, तो फिर जो है we can go to the next। हाँ ये भी इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा था गाइस, ये आया था ना HCV 29 का ए पार्ट। टू पाई स्क्वायर f² a² म्यू v, म्यू की वैल्यू गिवन है, t गिवन है। सर ये सेकंड होमवर्क में था क्या? ये वाला यस सेकंड में था, यस हाँ हाँ इससे राइट आंसर आता है इससे। आता है ना। somebody was saying कि इसमें रॉन्ग कुछ वैल्यूज नहीं आ रहा। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा देंगे। ओह यस यस डन सर। हाँ सो ठीक है, तो चलो ये जो है बाकी तो हाँ कोई बोल रहा था कि एक्सरसाइज 2 का जो है इसमें भी एक्सरसाइज 2 का 6th में कुछ एरर आ रहा है क्या, इस कोई वो जो पॉइंट्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। नहीं सर कोई एरर थी नहीं। ओके ओके एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 3 में एरर थे शायद। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 3 में कुछ रॉन्ग आ रहा था। Yes sir. Yes sir. I think the answer key given is wrong. Okay. एक मिनट, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 में रॉन्ग है। यस 1 मिनट,
एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 3 यस क्या The इसमें A जो है option. ओके द वेव इक्वेशन इज गिवन ओ हाँ एक स्टूडेंट ने पॉइंट भी किया था शायद श्रद्धा नहीं किया था श्रद्धा हाँ y is equal to a sin so wave equation ठीक है वही ओमेगा t माइनस kx वाला फॉर्म है ना और जो भी है y is equal to cos of सॉरी ये हाँ cos फॉर्म सॉरी क्या कर रहा हूँ y is equal to a cos of so 500t minus 70x है ना and they have said जो है y is in mm और x जो मीटर में है and they are not talking about y है ना y क्या रिप्रेजेंट करता है अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या हो जाएगा जो है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मेजर कर बताएगा है ना ट्रांसवर्स वेव के लिए अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो y विल रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा पार्टिकल अपनी पोजीशन से आगे पीछे जाएंगे तो अब यार ये जो है आगे का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा ये y विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट सो y विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव सो डिस्प्लेसमेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ऐसा हो जाएगा तो ये मेंशन नहीं to say that this equation is the wave must be a transverse wave must बोलना ठीक नहीं है भाई मैं बोलते तो ठीक था सर मैं नहीं समझा ओ आगे हम जो साउंड वेव पढ़ेंगे साउंड वेव में भी ऐसे टाइप का इक्वेशन आने वाला है ना लेकिन साउंड वेव में कैसा होता है इट्स अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव यस सर उसमें भी ऐसी टाइप का इक्वेशन आएगा वहां पर ये वाला टर्म विल y वहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट जो है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव तो वो तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए भी हो गया तो दैट मींस लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के लिए सेम टाइप का इक्वेशन आ रहा है सर मैंने समझा कि मैं ये कैसे पता चला कि लॉन्गिट्यूडिनली वेव होगा ट्रांसवर्स क्यों नहीं होगा ना नहीं देखो ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन ए लिखा है द वेव मस्ट बी बोल रहा है मतलब वही होगा लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होगा उसका मतलब है ओके तो यहाँ पे मे बी वाला कंडीशन आ जाएगा मे बी ऐसा हाँ मे बी रहता तो ठीक हो जाता राइट ओके सर तो ऐसा कुछ दिया नहीं कि ट्रांसवर्स ही होगा लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता हाँ इट मे बी हाँ तो ठीक है है थैंक यू सर चलो फिर सर ये सर आपने वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है स्लाइड पर विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट फिर क्या लिखा है okay sorry will displacement represent displacement along the displacement along the direction of propagation of wave okay thank you sir along the direction of propagation of wave So we'll do this properly, right? In sound. ये sound wave में आएगा ना अभी नहीं Okay, sir. हाँ So exercise 4 में 8th वाला like average intensity is the average power. exercise 4 का 8 वाला है 8 Yes, sir. exercise 4 में आपको निकालना है 8 क्वेश्चन के लिए find the ratio of their average intensities so intensity is defined as power by area of cross section of the medium तो area of cross section तो सेम है तो बेसिकली इस पावर का एवरेज हो जाएगा So how is area of cross section equal? oh देखो two waves are in the same medium सेम मीडियम मतलब सेम स्ट्रिंग जो भी है तो उस मीडियम का जो है वो दोनों वेव दोनों उसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं उसी स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही हैं तो दोनों ही मतलब दोनों ही वेव्स के लिए स्ट्रिंग मतलब मीडियम का क्रॉस सेक्शन सेम हो गया भाई Okay, sir. सर एक्सरसाइज 1 के सेकंड में बी और डी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक बार बता सकते हैं एक्सरसाइज 1 का सेकंड कहीं पे तो एरर आ रहा था कोई बच्चा बोल रहा था लेट मी चेक एक्सरसाइज 1 का सेकंड में कोई स्टूडेंट एरर बोल रहा था एक्सरसाइज 1 सेकंड है ना एक्सरसाइज 1 सेकंड जो है the equation of a wave traveling in positive along the positive x-axis t equal to 0 पे shown है okay t equal to 0 पे f of x given है ठीक है भाई तो y
xt नहीं y is f of x given है, sorry, ठीक है. So y is f of x. Y is f of x. y xt लिखना है, तो y xt कैसे लिखेंगे? y xt will be, देखना होगा वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है. यहाँ पर वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस. ओके, पॉजिटिव x एक्सिस जा रही है तो यू विल रिप्लेस x by x minus vt. ठीक है, पहले तो ग्राफ देख लेते हैं. कौन सा ग्राफ है? y is equal to साइन का जो है. ओके, ये ग्राफ जो है गाइस 0.5 पे है. ये उसको सिर्फ इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? a sin kx plus phi naught. तो a का तो एम्पलीट्यूड तो ठीक है 1 दिख रहा है, और साइन ऑफ ना जो भी है kx और phi naught की वैल्यू क्या होगी गाइस फ्रॉम द ग्राफ? pi plus pi by 6. pi plus pi by 6 या फिर Yes, sir. So pi plus pi by 6. is it pi plus pi by 6? Okay. Yes, sir. Because it is decreasing further. Okay, pi plus pi by 6. मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो 2 pi minus pi by 6 वो नहीं है ना? No, It's sir. third फिर quadrant तो में ना. हाँ, third quadrant. Okay. So ठीक है भाई, ये आ गया. अब जो है पाई प्लस पाई बाई 6 और के एक्स की जगह एक्स माइनस वी टी रख दो, और ये पाई प्लस पाई बाई 6 रखो. तो y इज इक्वल टू 1 साइन के एक्स माइनस के वी टी मतलब ओमेगा. और पाई से, एक पाई से छुटकारा चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा ना. एक पाई से Yes, sir. पूरा माइनस हो जाएगा. सो पूरा माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये वाला पूरा माइनस हो जाएगा और एक पाई 6 बचेगा. अब माइनस अंदर लेना है तो क्या करेंगे? ओके, साइन ऑफ ऐसा आएगा क्या? ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस. तो वो नेगेटिव डायरेक्शन वाला टाइप का होगा. ओके ओके, हाँ सर समझ गया. Sir, can I ask one doubt from HCV? यस यस यस. So in HCV objective 2, I have एक doubt. मिनट रुको, एक मिनट रुको. ये वाला गाइस, ये वाला जो है अनवय, ये वाला पाई प्लस फेस को ऐसे कैसे डिसाइड किया? सर हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं ना. तो फेजर डायग्राम में पहले वो लोअर एक्सट्रीम के पास जा रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, तो मतलब फेजर डायग्राम नीचे पॉइंट करेगा. गॉट इट गॉट इट. वेरी गुड. चलो भाई, अब जो है फिर नेक्स्ट कौन सा था? फिर उसके बाद यार, हाँ, और कौन सा डाउट बोल रहे हैं? निश्चित तुम्हारा एचसीवी में डाउट है क्या? HCV in objective 2, there were few questions: a wave going in a solid, a wave moving in a gas. Yes, same doubt sir. Yes, sir. Objective Yes, 3, sir. 4, 5 sir, समझा ही नहीं. ओके, उसको नेक्स्ट में करें कि अभी करें? नेक्स्ट में नेक्स्ट में कर लेते हैं ना, अभी नेक्स्ट में कर लीजिए आप. नेक्स्ट में कर लेते अभी हैं आप थियरी करा दीजिए. हाँ हाँ, चलो गाइस. तो जो है यस, प्लीज राइट द हेडिंग फर्स्ट. इंटरफेरेंस, पहले हेडिंग लिखो भाई, ये वाला इंटरफेरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इंटरफेरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हेडिंग लिखना है. और फिर हमें जो है, एक मिनट, हाँ, HCV पेज 309 से जो है ये वाला स्टेटमेंट कॉपी चाहिए. इंटरफेरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर ये वाला पॉइंट. सर आप एक बार हेडिंग रिपीट कर सकते? ओ, लिखना इंटरफेरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके. और फिर जो है ये लिखना है भाई, व्हेन टू और मोर वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट. तो एक पॉइंट से दो घटनाएं गुजर रही हैं. टू phenomena आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. द डिस्टर्बेंस एट द पॉइंट इज गिवन बाय द सम ऑफ द disturbances each would produced in the absence of the other. हाँ सर, मैं समझा नहीं, तो वापस समझाएंगे?
हाँ अब देखो, यस यस प्लीज नोट डाउन इसका। मैं मैं एग्जांपल देता हूँ, ये प्लीज नोट डाउन दिस वन। पहले तो ये वाला कर लेते हैं, फिर अपन वेव सिमुलेटर से वो भी देख लेंगे कि कैसे वैल्यूज क्या आती है, कैसे करते हैं। पहले तो ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करो। उसके लिए निश्चित उसके लिए हिंट ये रहेगा कि अगर ट्रांसवर्स वेव जा रही है तो स्ट्रिंग का एक पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल को उठाना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रिंग ऊपर उठेगा, है ना। वो पार्टिकल पार्टिकल में बॉन्डिंग होना चाहिए। Okay, sir, I will try again. पार्टिकल पार्टिकल में बॉन्डिंग होगा तभी जो है ट्रांसवर्स वे में बाजू वाला पार्टिकल अपने बाजू वाले पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा एज इट। तो उनके बीच में फोर्सेस मतलब जो बॉन्डिंग होना चाहिए, थिंक इन दैट वे। चलो गाइस ये वाला कॉपी कर लिया, पेज 309। अब आते हैं अपने कोई काम पे। चलो इसमें जो है भाई इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो दो वेव्स हैं, ये वाला पल्स और एक ये ब्लू वाला पल्स, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। भाई एक हाइपोथेटिकल कोई सा भी ले लिया हम जो है, ठीक है, अभी वेव सिमुलेटर में हम देख लेंगे। वी कैन हैव स्क्वायर पल्स, वी कैन आल्सो हैव ट्रायंगल पल्स, या वी कैन हैव जो हमें करना है साइनोसॉइडल पल्स, साइनोसॉइडल वेव। हाँ डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर भाई ये वाला पल्स इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये घटनाएं हैं ना, राइट। दिस इज अ फिनोमेना, एनर्जी इज ट्रैवलिंग, पार्टिकल्स वहीं पे। अब यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब नीला वाला भी पहुंचेगा और व्हाइट वाला भी वेव यहाँ पहुंचेगा, दोनों पहुंचेंगे। तो दोनों पहुंचेंगे तो इस पार्टिकल पे, ये वाला जो पार्टिकल है उस पे दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे, है ना। तो नीला वाला पार्टिकल कितना दिखाएगा, 1 mm का, से दिस इज 1 mm, से व्हाइट वाले का भी 1 mm। तो इस पार्टिकल का नेट कितना हो गया, y बराबर y1 प्लस y2 which is 2 mm। फिर ये वेव जो है ये अपना इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो हमने जब ड्रॉ किया है कब, जब वो एक दूसरे पे एग्जैक्टली फुली ओवरलैप्ड है, उस समय का ये पिक्चर ड्रॉ किया है। सर यस हाँ। तो सर अगर सपोज जो दोनों ब्लॉक्स हैं व्हेन मूविंग, दोनों वेव हाँ, दोनों वेव, दोनों वेव जो पास कर रहे हैं तो नीचे पार्टिकल से 1 mm का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो एकदम लाइक एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, लाइक सुपर, लाइक एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तब जो पार्टिकल रहेगा उस पे 2 mm का डिस्टरबेंस आ जाएगा। करेक्ट हाँ। ओके सर, ये कंफर्म करना था। यहाँ पे हुआ कि एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या समझ? हाँ, यहाँ पर भाई ये फिनोमेना इधर गुजर रहा है, ये फिनोमेना इधर आ रहा है। अब इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ के कोई पॉइंट पे दोनों फिनोमेना आने वाले हैं। कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंचेगा, कुछ देर बाद व्हाइट वाला यहाँ पहुंचेगा, कुछ देर बाद नीला वाला भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम उस समय का सीन देख रहे हैं जब दोनों वेव यहाँ पहुंच चुके हैं, नीला वाला एंड व्हाइट वाला। सो अब दोनों वेव यहाँ पे पहुंच गए, तो जो है अब दोनों वहां के पार्टिकल को देखते हैं। तो ये दोनों वेव यहाँ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ का पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो है व्हाइट वाला पल्स भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, ब्लू वाला भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो नेट वाई इस पार्टिकल का इस समय क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ओके तो y ये 1 mm है, ये भी 1 mm, तो नेट वाई इस समय इसका हो गया 2 mm। दिस वन अंडरस्टूड? चलो ठीक है। सर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों वेव्स का सेम स्पीड होना चाहिए। हाँ देखो, अब जो है स्पीड ऑफ अ वेव विद respect to medium is decided by square root of t by m। T is the tension in the string। अब पूरा एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम, और जो है mu is the mass per unit length, मटेरियल सेम है इसलिए यहाँ पर सेम हो गई थी। सर पर दो अलग वेव्स हैं ना? नो देखो, स्पीड ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, तो स्पीड जिस वेव जिस रेट से, एनर्जी जिस रेट से मीडियम में ट्रैवल करेगी वो किस पे डिपेंडेंसी आता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, जो सेम है दोनों के लिए। ओके सर, तो सेम स्ट्रिंग में ही होना है।
तो यहाँ यस स्ट्रिंग इज सेम, तो स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग में दोनों वेव्स को भेज दिया गया, इस पल्स को इस साइड और एक पल्स को इस साइड। Okay, sir. Thank you. So guys, ये वाला everybody has copied ना? चलो ठीक है। Just a second, sir. Oh sorry. Jayashankar, understood na this one? Done, sir. Done. Okay. चलो अब जो है जैसे ये वाले केस में, तो ये वाले केस में जो है ये व्हाइट वाला पल्स इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ है, और ब्लू वाला पल्स नीचे है और ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ के पार्टिकल पे देखते हैं, यहाँ के पार्टिकल पे दोनों आ गए, तो y इज y1 प्लस y2, तो y इज y1 प्लस y2 इस इंस्टेंट का ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट वाले वेव का इफेक्ट ऊपर है और इसका इफेक्ट नीचे, तो दैट मींस ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा उस समय के लिए ये वाला स्ट्रिंग कैसा दिखाई देगा, फ्लैट। फिर कुछ देर के बाद ये ब्लू वाला इधर निकल जाएगा अपना और व्हाइट वाला उधर निकल जाएगा। यस हाँ, तो सर ये ऊपर नीचे इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? यस हाँ, डिस्प्लेसमेंट उस समय क्या हो जाएगा, उस पोजीशन का, उस पोजीशन पर दोनों वेव्स का इफेक्ट आ रहा है, तो एक एक वेव 1 का इफेक्ट इज y1, वेव 2 का इफेक्ट इज y2, एक का +1 mm है और दूसरे का नीचे की तरफ है माइनस, इसलिए उस इंस्टेंट के लिए स्ट्रिंग जो है हमें कैसे दिखाई देगी, फ्लैट, स्टेशनरी, फ्लैट। हाँ, मतलब सब ऐसा लगेगा कि सभी पार्टिकल्स जो हैं उसके मीन पे हैं। और इवन एनर्जी से सोचोगे तो एनर्जी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से टकरा गया एनर्जी खत्म हो गई, नो, एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई स्ट्रेच नहीं है समय, तो एनर्जी विल बी प्योरली काइनेटिक। चलो ठीक है, अब जो है तो इसका जैसे सेपरेटर में देखते हैं एक, हाँ, या फिर ये वाला केस देखते हैं। चलो अब जो है इसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग एक ही है गाइस, हाँ एक स्ट्रिंग है, मैंने उसको अलग अलग ड्रॉ किया है, एक ही स्ट्रिंग में ये हो रहा था इसलिए मैंने इसको अलग ड्रॉ किया। ये व्हाइट वाला पल्स इधर जाता हुआ, ब्लू वाला पल्स इधर आता हुआ, ठीक है, और ये किसी इंस्टेंट पे ये है, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे व्हाइट वाला पल्स यहाँ आ गया है, उसी इंस्टेंट पे ब्लू वाला पल्स यहाँ आ गया है। अब दोनों को ड्रॉ करते हैं, तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो पहले इतना रीजन का देखते हैं, इस रीजन का, इस रीजन के पार्टिकल्स का y ड्रॉ करते हैं। इस रीजन के पार्टिकल्स पे अभी ब्लू वाला वेव पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ व्हाइट वाले स्क्वायर जो भी रेक्टेंगुलर वेव का इफेक्ट है। तो व्हाइट वाले का क्या है, y1 से मान लो दोनों का मैंने 1 ले लिया, तो ये क्या दिखाई देगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के पार्टिकल्स का y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, y2 0, y2 यहाँ पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ y1 है, तो 1। इस रीजन में क्या हो रहा है, दोनों वेव्स का इफेक्ट आएगा, ठीक है, दोनों वेव्स का इफेक्ट ड्रॉ कर दिया, तो दोनों वेव्स का इफेक्ट ड्रॉ कर दिया, y इज y1 प्लस y2, ब्लू वाले का 1, व्हाइट वाले का 1। तो इस रीजन में पार्टिकल्स का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 mm। फिर वापस इस रीजन के लिए देखते हैं तो इस रीजन के पार्टिकल्स पे अभी व्हाइट वेव पहुंचा नहीं है, सिर्फ ब्लू वेव, तो y इज y1 प्लस y2, y1 0, सिर्फ y2 1 mm। तो इस समय का शेप अगर हमको ड्रॉ करना है तो शेप कैसा हो जाएगा, ये मतलब ये ऐसा, ये पल्स आ जाएगी इस समय के लिए। मतलब कि जिस रीजन में ओवरलैप करेंगे उसी रीजन में y1 प्लस y2 अप्लाई होगा। यस, मतलब एवरीवेयर होगा, लेकिन भाई इस रीजन में दूसरा ब्लू वाला पहुंचा ही नहीं था, तो सिर्फ y1 का इफेक्ट होगा। इस रीजन में व्हाइट वाला पहुंचा ही नहीं, इस समय नहीं पहुंचा हुआ है, सिर्फ ब्लू वाले का इफेक्ट है, तो ब्लू वाले का ड्रॉ कर दिए। और फाइनली ये लोग अपना, ये ब्लू वाला इधर निकल जाएगा जैसे गोस्ट, ये दोनों गोस्ट हैं, एक दूसरे को पार करके चले गए, थिंक दिस एज अ गोस्ट, ये गोस्ट इस पार्टिकल से गुजर के चले गए, लाइक दैट।
सर एक्चुअली तो दो ओवरलैप्स होंगे ना, एक इसमें अगर इसमें व्हाइट लेफ्ट में होगा ब्लू राइट में होगा, और एक दूसरा ओवरलैप अगर इसमें ब्लू लेफ्ट में होगा व्हाइट राइट पे हाँ होगा। वो तो नहीं, वो तो डिफरेंट इंस्टेंट्स, जैसे तो आपने यहाँ से सिर्फ ये इंस्टेंट का यस बताया। यस यस यस, ओके हाँ सर। एक भाई यहाँ स्टार्टिंग है, तो ये स्टार्टिंग में कहीं क्या होगा, दोनों का आधा पहले तो जस्ट टच करेंगे, फिर है ना इंटर करेगा, फिर कुछ पार्शियल होगा है ना, फिर पूरा फुल ओवरलैप, फिर फाइनली निकलने लगेंगे। मैंने तो यस एक आई इंस्टेंट गॉट द एक, कॉन्सेप्ट। हाँ ओके चलो। सो इफ यू हैव कॉपीड, ऐसी वाला कॉपीड ना सबने। 1 minute. तो सर ये बस डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है, फिर कोई भी ऐसे प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है? नहीं डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। सर लास्ट स्लाइड पे एक डाउट था हाँ हाँ सर, यहाँ पर आपने वो क्या बोला, एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। ओ यहाँ पर जैसे अब कोई बच्चा बोल रहा था कि जैसे यहाँ पर ये वेव तो दिख ही नहीं रही भाई, दोनों वेव आए टकरा गए और स्ट्रिंग हमें फ्लैट दिख रहा है, तो एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी तो कहीं लॉस तो हो नहीं रहा। हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, एनर्जी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इस रीजन में कभी इस समय कोई स्ट्रेच नहीं है, तो एनर्जी इज काइनेटिक फॉर्म में, ऐसा बोल देंगे। ओके सर, थैंक यू। चलो एक मिनट, इसका हो गया तो आई विल गो टू दैट वन। कहाँ चला? One minute. ठीक है, so guys इसमें जो है, ठीक है, तो लेट मी क्लिक ऑन दिस, ये आई विल एक्सप्लेन क्या मीन हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन दिस। स्क्वायर वाला ले लेते हैं दोनों के लिए, हाँ स्क्वायर वाला ले रहे हैं गाइस, जो है ठीक है, तो स्क्वायर वाला पल्स लिया, फिर जो है मैंने इसमें ओके वही, हाँ वही देखो यहाँ पर ये जो है दोनों पल्स हैं यार, ये क्या हो गया, ठीक है, ये पहले वाले का y1, दूसरे वाले का ये वाला y2, इसी पार्टिकल पे क्या हो गया, ये वाला y बराबर y1 प्लस y2, और ये वाला पार्टिकल पकड़ना है। पहला वेव अगर गुजरता तो उस पर ये इफेक्ट दिखाता, दूसरे वेव का ये होता। अभी नेट क्या है, y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टिव, हाँ कंस्ट्रक्टिव, आई विल डिस्कस व्हाट डज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मींस हियर। एक मिनट, तो ये हो गया हमारा ऐसा। अगर कि मैं जो है फिर लेट मी क्लिक ऑन दिस वन, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव स्क्वायर वाला ले लेते हैं। अभी हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर वाले के लिए भाई जैसे कोई पॉइंट, सपोज कोई पॉइंट पकड़ते हैं, सो लेट्स से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के लिए ये वाला प्लस से 1 mm व्हाटएवर, इस वाले के लिए -1 mm, तो इस पॉइंट का नेट क्या हो गया, y0। सेम यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा 0, इवन इस वाले पार्ट के लिए देख रहे हो तो ये ऐसा, जितना ऊपर पॉजिटिव ये उतना नीचे नेगेटिव, नेट 0। सो ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। फिर जो है हम उसके लिए भी ले लेते हैं साइन कर्व के लिए। चलो साइन कर्व से, अगर साइन कर्व से लेना है, साइन कर्व, यस 1 मिनट गाइस, साइन कर्व, साइन कर्व। अब भाई हाँ,
तो पहला कंस्ट्रक्टिव ले लेते हैं, चलो। सो नेक्स्ट हमें साइन कर्व से जो है देखते हैं, ये वाला साइन कर्व में भी ठीक है, वही इश्यू गाइस। देखो यहाँ पर, सो से यहाँ का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। सो जैसे जो फेज, भाई फेज, अब तो फेज का हमें क्लैरिटी है। फेज तो पार्टिकल का पोजीशन, मीन पोजीशन के रिलेटिव पार्टिकल कहाँ पे और किधर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स मीन या एक्सट्रीम अवे, वो बताने के लिए हम फेज को काफी अच्छे से यूज कर लेते हैं। सो दैट मीन सी, यहाँ के यहाँ पर जो इसका फेज और इसका फेज सेम है, फेज इज सेम, फेज का डिफरेंस इज 0, तो इसको बोला जाता है भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो y जो हर जगह बढ़ गया भाई, सबसे ज्यादा हो गया, y इज y1 प्लस y2 एवरी पॉइंट। जैसे इस पॉइंट को पकड़ते हो, इसका y ये है, इसका y ये है, नेट y1 बराबर ये वाला हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज इज सेम, ये कहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये कहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो नेट क्या हो गया ये वाला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। phase of the waves is same, phase of the waves is same, जैसे ये वाला ऐसा सेम, ऐसा यहाँ का भी इतना हो गया। तो this I will note down also guys, अभी लिखेंगे अपन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, phase is same, the waves are in phase, this I will write, waves are in phase। in phase का मतलब होता है, this we will note down guys, आगे इन पर नोट डाउन करेंगे। फेज का डिफरेंस, फेज का डिफरेंस 0 भाई, 2 पाई की रिपीटिशन है, 2 पाई 4 पाई हो गया, या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस आई विल डिक्टेट, अभी लिखेंगे आगे नोट्स में। ये क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द वेव्स आर इन फेज, हेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विल बी 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। डिस्ट्रक्टिव वाला, ठीक है, ये विल नोट डाउन, अभी मत लिखो कुछ, जस्ट सी। डिस्ट्रक्टिव के लिए चेंज करते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव, यस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है, ओके। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ओके, ये वाला पॉइंट भाई, देखो ये वाला पॉइंट ऊपर, ये वाला नीचे, तो भाई फेज का डिफरेंस, या इस पॉइंट को देख लो या ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ये +9, ये 90 डिग्री पे और ये 270 डिग्री पे, तो फेज का डिफरेंस क्या हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो भाई, तो ये 0 आ गया, ऐसे इंटरफेरेंस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे फेज का डिफरेंस इज पाई, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने पढ़ाई है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो उस समय जो है, ठीक है भाई, उल्टा हो जाता है, दे आर आउट, इसको हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वी से द वेव्स आर आउट ऑफ फेज, कंस्ट्रक्टिव के लिए इन फेज, और यहाँ पे इसको आउट ऑफ फेज ऐसा यूज करते हैं। सो दिस विल नोट इट डाउन गाइस। यहाँ पे थोड़ा ये समझ में आ रहा है ना, व्हाट वी आर डूइंग? डाउट है यस, हाँ सर, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ बट डिफरेंट आउट ऑफ फेज रहे, तब तो सर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तब नहीं आएगा, यस, तब नहीं आएगा। ये तो हमने एक इक्वल एम्पलीट्यूड और इसके लिया है, यस, हाँ, सी इन लोगों ने इक्वल के लिया है। यार मैं ट्राई कर रहा था ना, लेकिन ना उसमें क्या होता है, स्लाइडर से ही इसको खिसकाने का ये है, तो स्लाइडर से थोड़ा सा मेरे को नहीं हो पा रहा था, मतलब ठीक से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने इक्वल वाला बता दिया यहाँ पर। इक्वल वाला उनका डिफॉल्ट सेटिंग्स है, तो इसी से कर रहा था। ओके गाइस, ये अंडरस्टूड ना? तो ओके, लेट्स गो बैक नाउ। सो कहाँ चले गए सर? वो इन फेज एंड आउट ऑफ फेज आप अभी लिखवाओगे ना वो सब, कि हम लोग तभी मैं लिखवा रहा हूँ, एक मिनट जाओ, बस गिव मी सम टाइम। हाँ, यस, एक मिनट। सो यस गाइस, हाँ, सो अब ये हमें डील करना है गाइस, हाँ, बेसिकली साइनसॉइडल वेव ही डील करना है। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन, साइनसॉइडल वेव्स के लिए पहला वेव 1,
भाई A1 sin ओमेगा t माइनस kx, दूसरा वेव, हाँ A2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स लिया है, sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। अब y बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब एक तरीका तो जैसे हमने एसएचएम में किया था, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, फिर सी डी स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एंड यू कैन रिड्यूस देम इन वन ट्रिग्नोमेट्रिक, वन साइनसोइडल फंक्शन। यहाँ पर जो है, या दूसरा मेथड भी हमने किया, उससे वही रिजल्ट आता है। फेजर से फेजर से इसको A1 कॉल कर लो, और दूसरा वाला A2, इनके बीच का फेज का डिफरेंस ले लो फाई नॉट, तो फेज का डिफरेंस आ गया फाई नॉट, और ये आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट का जो इसके साथ एंगल अल्फा ले लो, तो ये हमने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, y इज इक्वल टू AR sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। यस गाइस, हाँ इसको प्लीज ये वाला कॉपी करो, फिर इसमें दिस वैल्यूज यू नो, ये तो हम लिख ही लेंगे, पहले ये वाला कॉपी करो। समर्थ, ये वाला अंडरस्टूड ना? Yes, sir. ओके ओके। तो सर यहाँ पे आपने जो लिया है, these are for any two particles on two different waves, right? Because अगर सेम Yes, पार्टिकल एक होगा ही, तो हम लोग को yes, फेज डिफरेंस तो मालूम है, ओवरलैपिंग। यस, हाँ एक ही पार्टिकल पे दो वेव्स गुजर रही हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस है फाई नॉट। यस, This is a general case, right? ना ही constructive या destructive कुछ भी। यस, हाँ दिस इज अ जनरल केस। तो एक्चुअली फिर आप सिमुलेटर में आप जाके वैल्यूज पुट अप करके यू कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट। यहाँ पे मेरे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इक्वल वाला दिखाया, और एक्चुअली मुझे भी स्ट्रेस उसी पे कराना था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो इसलिए मैंने वही वाला लिया। तो ठीक है गाइस, ये वाला सबका हो गया ना? आयुष, अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. Got it. ओके ओके ओके। चलो गाइस, ये वाला कॉपी कर लिया, तो आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, हाँ सो गाइस, आपने तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर इसका रिजल्ट भी हमें पता था यार कि यहाँ से AR की वैल्यू जो है A1 और A2 के टर्म्स में कितनी आ जाती है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिख लेते हैं। अब हाँ पहला टर्म तो क्लियर होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, वेव्स आर सेड टू बी, टू इंटरफेयरिंग वेव्स दे आर सेड टू बी इन फेज, तो फेज का डिफरेंस क्या होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, एग्जैक्टली ओवरलैपिंग। तो ये वाला लिखो। फिर सेकंड पॉइंट आई विल एक्सप्लेन नाउ। हाँ सेकंड वाला एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो यहाँ तक सब लिखो भाई, यहाँ तक पूरा लिखना है। चलो यहाँ तक सबको लिखना है।
दूसरा पॉइंट पाथ डिफरेंस है ना? ये हाँ अभी मत लिखो, वाला लिखो मत। हाँ लेट मी एक्सप्लेन। सर सर अभी तरह से फेज डिफरेंस है। यस यस, ऊपर वाला फेज डिफरेंस। Noted. चलो भाई ये वाला हो गया। यस, नाउ लेट्स आई विल कम बैक। तो पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के लिए, पार्ट डिफरेंस इसलिए डेल्टा, जो है पाथ डिफरेंस, ये क्या लिया, फेज डिफरेंस के लिए जो है उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है एक मिनट। सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, पाथ को ठीक है x से डिनोट कर लेते हैं, फेज को 5 से। चलो आगे। तो अब जो है लेट्स से गाइस ये वेव है यहाँ पर ना, ये वेव ऐसा, ये वेव, और ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। अगर इसका फेज 0 है तो ये वाला पाई हो जाएगा, पाई 3π/2 और 2π। सो और जो है लेट्स से ये वाला पॉइंट ओरिजिन है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस इज x1, ये पूरा यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके B तक का डिस्टेंस इज x2। सो x2 माइनस x1 मतलब AB हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज AB एंड AB इज व्हाट, वेवलेंथ। तो हमें पता है कि जो है, तो x2 माइनस x1 इज वेवलेंथ। तो हमें पता है कि लैम्डा डिस्टेंस, अगर दो पॉइंट्स हैं कोई, अगर मान लो इसकी जगह ये 2π भी होता, ये 2π होता, तो यहाँ ये 3π हो जाता और ये वाला 4π हो जाता। सो दैट मीन्स इफ 2 पॉइंट्स AB, तो भी उस केस में उनके बीच का डिस्टेंस होता लैम्डा, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज का डिफरेंस आ जाता 2π। तो फेज का डिफरेंस इज 2π। सो दैट मीन्स इफ यू हैव 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा, तो उनके बीच में फेज का डिफरेंस इज 2π। गाइस, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? Also didn't get that. Like, what is the need for path difference? I didn't get that. नीड, हाँ नीड तो अपन मतलब बेसिकली वो एंगल्स को हम लिखना चाहते हैं जय, बेसिकली ना। हाँ फेज डिफरेंस के टर्म्स में भी, और हम वी वांट टू एक्सप्रेस What is path difference exactly? तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस। हाँ नहीं देखो, जैसे ये बताओ, पार्ट डिफरेंस मतलब जो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये ओरिजिन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस इज x1, और ये वाला पॉइंट ले लिया B, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस x2। तो A एंड B के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस AB विल बी x2 minus x1। that x2 minus x1 is called as दोनों के पाथ्स के बीच का डिफरेंस। So basically difference between distances, like Distances, distance. yes. Distance between 2 points. Sir, but x2 is not from the origin. x2 is not from the origin. मैंने यहाँ से लिया है x2 को, ओरिजिन से लिया x2 पॉइंट B के लिए, और ओरिजिन से x1। Okay, sir. Sorry, sir. I got confused in the diagram. ओके ओके। हाँ अब जो है ओ यू इसको हटा दो क्या? ओके चलो ठीक है। सो ये हो गया भाई ये वाला। हाँ सो दैट मीन्स अगर इफ 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में फेज का डिफरेंस हो जाएगा 2π। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? इज दिस ओके ना? Yes, sir. ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट्स है, लैम्डा डिस्टेंस के बीच की दूरी है, तो उनके बीच का फेज का डिफरेंस होगा 2π। अब यूनिटरी मेथड पे आते हैं। अगर लैम्डा के लिए 2π है, तो एक के लिए क्या हो जाएगा 2π बाय लैम्डा? करेक्ट। तो 1 के लिए 2π बाय लैम्डा। तो कोई डेल्टा x पार्ट डिफरेंस के लिए, हम क्या बोल सकते हैं, एक के लिए पता चल गया 2π बाय लैम्डा, तो डेल्टा x के लिए क्या हो जाएगा 2π by lambda into delta x. 2π by lambda into delta x will be the phase difference between those 2 points. Unitary method. Guys, जैसे लैम्डा के लिए 2π है, तो आधे के लिए क्या होगा लैम्डा बाई 2 के लिए, यहाँ लैम्डा बाई 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा।
गाइस ये अंडरस्टूड ना? जस्ट Yes. यूनिटरी मेथड। Yes, हाँ, sir. सर जो तो पाथ डिफरेंस रहता है वो तो वेव्स के बीच में रहेगा कि एक ही वेव में दो पॉइंट्स बीच में रहेगा? नहीं, एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, हमें ये फिनोमिना, ये घटना ऐसे गुजर रही है ना? तो ये घटना ऐसे गुजर रही है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग के हमने ये घटना जब गुजर रही है तो एक इंस्टेंट ले लिया, इसको मार्क कर लिया A, इसको मार्क कर लिया B, तो ऑब्वियसली A एंड B डिस्टेंस तो वेवलेंथ ही कहलाता है। Yes sir. तो हमने फिर यूनिटरी मेथड लगा लिया, बोला कि लैम्डा के लिए 2 पाई है तो एक के लिए 2 पाई बाय लैम्डा। अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी डेल्टा x है तो उनके बीच का फेज का डिफरेंस विल बी 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा x। ओ तो फिर हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस के टर्म्स में फेज का डिफरेंस निकालते हैं। यस, हाँ। ओके सर, अंडरस्टूड। चलो अब जो है तो हम इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई अगर फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने ये डिस्कस कर लिया था कि उनके बीच का फेज का डिफरेंस 0 2 पाई ऐसा होना चाहिए, और यू कैन आल्सो से उनके बीच के पाथ का डिफरेंस, दो वेव्स हैं उनके बीच के पाथ का डिफरेंस 0 के लिए तो 0 हो गया, 2 पाई के लिए तो लैम्डा था, 4 पाई के लिए 2 लैम्डा, 6 पाई के लिए 3 लैम्डा, 2n पाई के लिए n lambda. So we can also express constructive interference in terms of the path difference between two waves. Guys, you are understood now? Yes sir. Okay, okay. चलो भाई ये वाला लास्ट पॉइंट रिपीट करेंगे क्या बोला? ओ हाँ, लास्ट पॉइंट में हमने बोला अब भाई देखो फेज, हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम बोल रहे हैं कि वेव्स के बीच का फेज का डिफरेंस 0 2 पाई ऐसा चलेगा, या फिर हम बोलेंगे वेव्स के बीच के पाथ का डिफरेंस जो है 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा एंड सो ऑन। ओके सर। हाँ, चलो गाइस तो अब ये वाला ऐड करना है, अब ऐड करने के बाद फिर ये वाला भी कॉपी करो। सर एक सेकंड से प्रीवियस पेज दिखा देंगे। प्रीवियस पेज, ओके 1 मिनट। सर यस यस, ये केस के अलावा जो सारे केसेस है उन सारे केसेस को नॉट इन फेज बोलेंगे या सिर्फ वो वाला जो आपने दिखाया था? ओ नहीं, इन फेज मतलब 0 2 पाई 4 पाई, आउट ऑफ फेज नॉट इन फेज नहीं, नॉट इन फेज जो है एक हो गया, आउट ऑफ फेज उसको बोलते हैं, आउट ऑफ फेज मतलब उल्टा होना चाहिए, मतलब पाई 3 पाई 4 पाई वाला। तो ओ यू आर सेइंग कि इन फेज और नॉट इन फेज ऐसा बोल रहे हो क्या? सिर्फ ये जानना था, आउट ऑफ फेज और नॉट इन फेज दो अलग चीजें हैं। यस करेक्ट। अच्छा ओके, देन गॉट इट सर। यस, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस इज pi 3 pi 5 pi and so on is out of phase. Not in phase मतलब फिर तो कुछ भी एंगल हो सकता है। गॉट इट सर, थैंक यू। तो सर अगर हमें सपोज डेल्टा x पता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम उसका फेज निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, यस हाँ। So can you show the recent page, please? Okay, recent, yes हाँ। सर ये जो रिलेशन हमने डेराइव किया है, पाथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस, ये कोई भी वेव के लिए ट्रू रहेगा ना? मतलब कंस्ट्रक्ट, मतलब नॉट नेसेसरीली कि हाँ, ये मतलब तो जनरल, हाँ सबके लिए वैलिड है, ये तो जनरल रिलेशन निकाला था। एक्चुअली मैंने क्या हुआ था ना, इस पॉइंट के बाद ये लिखाना था मुझे, हाँ तो फिर स्टूडेंट्स को ये मैंने पढ़ाया नहीं था ना कैसे आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा दिया और फिर इसको यूज कर रहा हूँ, जनरल रिलेशन है तो उसमें। मुझे काइंड ऑफ सिली डाउट है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट फेज कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहा है। एक सर फेज तो पार्टिकल का हर जगह इन अ वे 0 ही रहेगा ना, बिकॉज वो दोनों अपवर्ड जा रहे हैं। हम लोग कैसे पता लगा सकते कि 0 है कि 2 है कि कैसा है? नो 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 नहीं, जैसे ऐसा सोचो ना कि जो है सपोज मान लो जो है ऐसा सोचो कि सपोज आपके पास ये एक पल्स है ना,
ये Yes, sir. साइन पल्स वेव, साइन की पल्स है, स्नेक, ये स्नेक आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब जो है साइमल्टेनियसली क्या होगा, और एक स्नेक का पल्स है, यहाँ से चालू हो गया, ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा, हाँ आगे बढ़ रहा है। Yes, sir. तो अब ये पल्स जब यहाँ पे कहीं पहुंचेंगे, एक पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, आगे कहीं, ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के पॉइंट्स हैं। हाँ, Okay. यहाँ पहुंचेगा, तो जब यहाँ पहले वाला छोड़ दो, है ना, जब अब देखो ओवरलैपिंग कहाँ से चालू होगा, यहाँ, और जब दोनों पल्स, दोनों वेव वहीं से चालू होगी, राइट। Yes, sir. Yes. तो जब इस वाली स्नेक का ये वाला यहाँ पहुंचा, तो पहले वाली स्नेक का ये पहुंचा, Yes, sir. तो दोनों स्नेक का, लेकिन ये स्नेक के लिए 0 है, ये 2 पाई है, और इस स्नेक के लिए 0 है, बट स्टिल द इंटरफेरेंस का नेचर जो है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि एग्जैक्ट स्नेक्स ओवरलैप होंगे। Yes. और ये वाला अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ, yes, sir. So I think I got it. Okay, sir. ओके ओके। यहाँ पे जो आपने पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखा हुआ, आपने दो डिफरेंट वेव्स पे अप्लाई किया है ना? दो डिफरेंट वेव्स का, अगर हाँ दो वेव्स का ही आप इंटरफेरेंस कराओगे, और दो वेव्स का इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कब बोलेंगे, जब उनके फेज के बीच का डिफरेंस जो है 0, 2 पाई लैम्डा ऐसे होंगे तब। नहीं, बट यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन किया उसमें हम एक सिंगल वेव के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए, हाँ ओके नहीं दोनों, यस 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 यस, गॉट इट। चलो ये हो गया, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो ये इक्वेशन भी लिख लो भाई, क्या था, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। जय, अंडरस्टूड ना दिस वन? हाँ, यस सर। ओके, चलो ठीक है। और हाँ, सो गाइस जो है, हाँ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर एवरेज, क्या था, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, है ना। अब जो है एक ही स्ट्रिंग, तो एक ही है भाई, स्ट्रिंग एक ही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम लिया है। हाँ, एफ सेम फ्रीक्वेंसी लिया है हमने, सेम फ्रीक्वेंसी ले ली, तो ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, मीडियम सेम है, स्पीड सेम है। So we can write average power is proportional to square of amplitude. ठीक है भाई, ये average power हो गया square of amplitude. Okay, so average power is square of amplitude. अब intensity निकालना है। Intensity is defined as जो है power transmitted divided by area. तो area यहाँ पे क्या हो जाएगा, string का area of cross section. तो string का area of cross section, string uniform है, area of cross section uniform, तो हम बोल सकते हैं intensity is proportional to square of, intensity is also proportional to the square of amplitude. जय, हाँ, यस सर। हाँ, तो intensity is also proportional to square of amplitude. भाई क्यों? क्योंकि frequency सेम है, मीडियम सेम है, टेंशन वही रोप है, टेंशन सेम तो वेलोसिटी सेम, इसलिए हम बोल रहे हैं power is proportional to square of amplitude and simply intensity, energy per unit area per unit time cross section through a cross section is also proportional to square of amplitude. तो सर आपने सेम स्ट्रिंग पे दो डिफरेंट पल्सेस का कंपेयर कर रहे हो ना, ऐसे बाकी Yes, सारी yes. कंडीशन सेम हो जाएगी। ओके सर। Yes, हाँ, सेम स्ट्रिंग, उस पे दो पल्सेस, दो वेव्स पास हो रहे हैं, तो दो गोस्ट जा रहे हैं, दोनों गोस्ट जब एक पार्टिकल पे पहुंचेंगे, तो दोनों जो है, दोनों गोस्ट मिलके उस पार्टिकल का y डिसाइड करेंगे भाई। So k here is some arbitrary constant, right? K is some arbitrary constant. भाई K Not that wave number, right? No, हाँ, some arbitrary constant K m कर देते हैं, चलो ये some arbitrary constant K C कर देते हैं, उसको कुछ K some constant. तो intensity is proportional to the square of amplitude आ गया, तो I1 is equal to Kc times A1 square, और I2 is also equal to Kc times A2 square, IR is Kc times AR square. A1 square की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 by Kc, A2 square is I2 by Kc, AR square is IR by Kc. अब ठीक है, A1 square की जगह क्या लिखेंगे, IR by Kc, A1 square की जगह, AR square की जगह IR by Kc, A1 square की जगह I1 by Kc, A2 square की जगह
I2 by KC, और A1 की जगह जो है रूट ऑफ I1 by KC, और ये वाला रूट ऑफ I2 by KC फाई नॉट। ठीक है, नीचे जो ये KC सबसे कैंसिल हो जाएगा। KC सबसे कैंसिल होने के बाद we'll get the equation as I resultant is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi naught. Yes guys, चलो अभी ये वाला कॉपी करो। So here the intensity will be average intensity, right? Intensity is the average intensity, yes. Okay. सर Yes, हाँ। क्या आप वो राइट टॉप कॉर्नर का वो इंटेंसिटी इक्वल टू पार बाय एरिया और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए को वो पार्ट फिर से रिपीट कर सकते हो? Yes, 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 हाँ। See, यहाँ पर क्या आएगा वही देखो, इंटेंसिटी की वैल्यू जो आएगी, एवरेज इंटेंसिटी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी इंटू ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख लो पाई रेडियस स्क्वायर, and now this whole term is a constant for both the waves, so we can write intensity is proportional to square of ये क्या लिखा है square, हाँ square of amplitude, तो I is equal to some kc times a square. सर आप एरिया इंटेंसिटी में जो एरिया कह रहे थे वो कुछ मीडियम का कह रहे थे, लेकिन ये एरिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है ना, मतलब मीडियम से क्या लेना देना? अरे नहीं, मतलब see, अरे string is the medium, अच्छा और ओके ओके सर गॉट इट। medium से मेरे पास हो रहा है। This result is also for same direction waves, right? Same direction, yes, हाँ हाँ। चलो, so if you have copied this one, सो यहाँ पे I1 स्क्वायर बाय KC स्क्वायर नहीं होगा क्या? I1 स्क्वायर का I1 स्क्वायर, आपने जहाँ पे रिजल्टेंट, अच्छा सर समझ गया। डन से। So how did we get to know कि दोनों का frequency same रहेगा? ओ नहीं, वो तो गिवन है, वो Okay, जो है, हाँ हाँ। ओके गाइस, फिर जो है तो ये हो गया भाई, ठीक है। तो IR is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi naught. Phi naught is the phase difference. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए phi naught की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 2 पाई, 4 पाई, इन सब वैल्यूज के लिए cos phi naught की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? I1 plus I2 plus root 2 root I1 I2, this is same as root of I1 plus root of I2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? रूट ऑफ I1 plus I2 का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो ठीक है, आपने पढ़ाई है, ये वाला A1 plus A2 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज देखना सकते हैं, सॉरी। प्रीवियस पेज, ओके ओके। थैंक यू। Guys, this one also copied.
Yes, the second. Okay. आशुतोष होमवर्क का कहाँ तक पहुंचे? Completed, very good. इसका गाइस थ्योरी आई एम मेकिंग इट टफ, लेकिन प्रॉब्लम्स आई गेस आई डोंट थिंक उतने टफ होंगे गाइस ना. थ्योरी थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा डेलिबरेटली कॉम्प्लेक्स और थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट प्रॉब्लम्स पे ठीक हो जाएगा इस प्रॉब्लम, डोंट वरी. हाँ, इसको देख के ऐसा इसको इस पे एफर्ट डालो. हाँ, इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है ना मोस्टली. करेक्ट. हाँ, चलो गाइस, अब जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. By two waves are said to be interfering destructively when the phase difference between them is by क्या pi 3 pi of out of phase. हाँ, तो जो है इसमें waves are out of phase लिख देता हूँ. Waves are out of phase. So क्या हो गया फिर ये जो है, हाँ, pi 3 pi 5 pi odd multiples of pi. Yeah, if you want to express destructive interference of waves in terms of the path difference between two waves, so they will be by 2 pi के लिए lambda है, pi के लिए क्या होगा, आधा lambda हो जाएगा, और ये वाला 1.5 lambda, 2.5 lambda, 2n minus 1 lambda by 2. Resultant amplitude minimum होगा, यहाँ opposite होते हैं, तो a1 minus, हाँ, mod of a1 minus a2. और destructive interference के लिए ये सब की cost of this values will be -1. तो यहाँ पर -1 रख देते हैं, तो ये बन जाएगा √i1 minus √i2 का whole square. This will be minimum, right? Yes, हाँ. Harshal, any doubt? What was the doubt? So necessarily it is या तुम्हारा वॉइस थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्लियर किसी स्टूडेंट आवाज आ रही है, थोड़ा सा वॉइस अगेन अगेन. सो आवाज आ रही है. हाँ. सो नेसेसरी है कि फेज डिफरेंस बस पाई के टर्म्स में रहेगा, फ्रैक्शन पाई के टर्म्स में नहीं रहेगा. डिस्ट्रक्टिव के लिए दे हैव डिफाइंड द फेज डिफरेंस जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होना चाहिए. तो कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में नहीं आएगा, लाइक 3 pi by 2 3 pi by 4 वैसा कुछ. हाँ, नहीं, वो तो अलग हो गया, वो तो नॉर्मल इंटरफेरेंस हो गया. कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 2 pi वाली मतलब सीरीज होगी, और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाई 3 pi 5 pi वाली. बाकी तो जनरल इंटरफेरेंस में कैटेगराइज हो जाता है. ओके सर. चलो ये हो गया, तो फिर 1 second. ओके. Done, sir. ओके गाइस, फिर ये हो गया. सो गाइस, हाँ, ये जो भी किया है, ये वाला क्लास, ये समरी आज का अभी जो किया है, फिर यहाँ तक जो किया उसका समरी. पहले तो हमने डिस्कस किया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला साइनसॉइडल वेव्स के लिए AR square is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi naught. Resultant intensity I is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi naught. Constructive के लिए phase difference 0 2 pi 4 pi 2n pi, और in terms of part difference 0 pi lambda 2 lambda n lambda. Resultant यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा A1 plus A2, और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आ जाएगी √I1 plus √I2 का होल स्क्वायर. डिस्ट्रक्टिव के लिए आउट ऑफ फेज, तो ये जो है दे आर आउट ऑफ फेज. यार इसको लिखता हूँ इन फेज एंड आउट ऑफ फेज लिखा, यहाँ पर इन फेज, आउट ऑफ फेज, इन फेज, आउट ऑफ फेज,
और जो है इसमें पार्ट डिफरेंस जो है पाई 3 पाई 5 पाई 2n minus 1 pi सॉरी फेज डिफरेंस, और जो है इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2n minus 1 लैम्डा by 2 मिनिमम होगा यहाँ पर a1 minus a2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिनिमम रूट ऑफ i1 minus रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। और ये रिलेशन हमने यहाँ ये डिराइव किया, ये तो डिस्कस किया था। सो अभी तक जो किया है उसका ये समरी। अब आगे बढ़ते हैं। So 1 minute guys, you copy this one more time. So guys, this one copied now. Sir, just one second. Okay, okay, okay. इसके बाद जो अपन करेंगे गाइस जो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स जो अपन करेंगे इसके बाद, जैसे हम एचसी वर्मा सर का यहाँ पर और एनसीईआरटी में जैसे दिया सेम है, वैसे उसी वे में हमें पढ़ना है। हाँ। लेकिन पहले उसका थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जैसे वो लोग वाटर लेवल सर लोग करते हैं वो वाला डिराइव कर रहे हैं, लेकिन अपन को पढ़ेंगे अल्टीमेटली बाद में इससे ही पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो अभी नेक्स्ट जो अपन करने वाले हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट डोंट वरी। हाँ, हम करेंगे इससे ही। हाँ, फाइनली जैसा एचसी वर्मा सर का दिया है ना, वी आर गोइंग फॉर सेक्शन 15.8। हाँ, यस, किसी का डाउट था? somebody was asking. सर आई वाज आस्किंग कि जो भी अभी तक हमने फिनोमेना किए लाइक जैसे इंटरफेरेंस और अभी जो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन करेंगे वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए कर रहे हैं ना? वो अभी सर दूसरे वेव्स काइंड ऑफ वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है? साउंड वेव्स के लिए फिर से आएंगे, साउंड वेव्स के लिए अलग से आएंगे। यस, ओके सर। हाँ, चलो फिर सेम पैटर्न में हमें साउंड वेव्स ऐसे ही पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग, फिर इसके बाद अभी स्टेशनरी पढ़ना बाकी है इसका, फिर वैसे ही साउंड वेव में ट्रैवलिंग और स्टेशनरी ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो ठीक है भाई। अब जो है गाइस इसका एनसीईआरटी में भी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं, मतलब इंजीनियरिंग में आपको काम आ जाएगा। हाँ, चलो इसमें जो है क्या हेडिंग इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। सो
HCV का सेक्शन 15.8 समझने के लिए हम थोड़ा कर रहे हैं ऐसा। सो क्या गिवन है गाइस, यहाँ पे दो मीडियम्स हैं, ये ब्लू वाला एक मीडियम, येलो वाला एक मीडियम, दो रस्सियां हैं भाई, दो रस्सियां हमने बांध दी ऐसे, तो दो रस्सियां हमने बांधी। अब जो है दोनों की जो है यहाँ पर भाई ये जंक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो टेंशन क्या होगा, इस दोनों में सेम होगा, टेंशन सेम, लेकिन मटेरियल अलग है, म्यू अलग हो जाएगा। यहाँ का वेव का स्पीड, एनर्जी का प्रोपगेशन रेट टी बाई म्यू वन, और यहाँ पे एनर्जी का प्रोपगेशन रेट टी बाई म्यू टू। kv is omega, तो k is omega by v1, यहाँ पर k is omega by v2, दोनों में अलग अलग आएगा भाई, v1 और v2 जो है अलग अलग है। अब फ्रीक्वेंसी, तो एक बार सोर्स में जो फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो जिस रेट से यहाँ जिस वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशंस पर सेकंड, रिपीटिशंस पर सेकंड। तो जैसे रिपीटिशंस यहाँ पे हो रहे हैं वैसे रिपीटिशंस उधर होंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द सोर्स, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज इफ इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी जब यहाँ से जा रही है तो हम बोलेंगे जो ये इंस्टेंट वेव जा रहा है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा वेव जो है इसमें नहीं जाता, इसमें जो जाता है उसको ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं। तो जो भी इंसिडेंट एनर्जी है, कुछ एनर्जी आगे जाएगी और कुछ क्या होगी, वापस आएगी, ठीक है। तो whatever energy is incident on the boundary, some energy will go into the next medium which will be called as transmitted wave, some energy will be reflected back to the same medium, that is called as reflected wave. तो वेव यहाँ 1 से 2 जा रहा है। अब जो है हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक है भाई। इंस्टेंट वेव, पहला वाला इंस्टेंट वेव कहाँ जा रहा है, ब्लू मीडियम में, इधर से इधर जाना चाहता है। तो वाई आई क्या होगा, इंस्टेंट वेव का इक्वेशन, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, क्योंकि के यहाँ का मीडियम का से 1 है, के वन एक्स। रिफ्लेक्टेड वेव देखो, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिया जाए तो रिफ्लेक्टेड वेव तो उल्टा जाने वाला है, उल्टा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली है रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव का कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा और ओमेगा टी प्लस, और मीडियम 1 में ही ट्रैवल करेगा, इसको k1 x बोलेंगे। ट्रांसमिटेड वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा लेकिन मीडियम 2 में ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसका भी कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा 80 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k2x। दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। तो 3 वेव्स हो गई भाई, इंसिडेंट से जो नेक्स्ट वेव पास ऑन हो रहा है उसको ट्रांसमिटेड, जो वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड वेव। गाइस ये वाला अंडरस्टूड ना, ये हम क्या करने जा रहे हैं अभी इस स्लाइड में। सर यहाँ पर इंसिडेंट वेव का एक बार रिपीट कर सकते हो क्या है? हाँ, इंसिडेंट वेव जो है भाई मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है, बीच में आया हाँ बाउंड्री। ओके सर, अंडरस्टूड। हाँ, इस बाउंड्री में सम एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, सम एनर्जी विल गो इनटू द नेक्स्ट मीडियम। The energy which is going to the next medium is called as transmitted, जो उल्टा आ रही है उसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड। सर आपने कुछ बोला था फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वो कैसे, मैं समझा नहीं। ओ, फ्रीक्वेंसी जब वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, ऑसिलेशंस पर सेकंड। भाई इसका जिस रेट से ये ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट ब्लू वाला स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्टेड है, तो राइट वाला भी उसी रेट से ऊपर नीचे होगा। तो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। तो फिर मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। यस, इफ वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम। ओके सर। सर वो बैरियर एग्जैक्टली क्या है? वो बैरियर नहीं है, बस ये जस्ट वो बताने के लिए कि बाउंड्री ऐसा बताने के लिए बाउंड्री। सर इमेजिनरी बाउंड्री है ना एक, हाँ, दो मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐसा वहां पर। हाँ सर आप वो डायग्राम वापस समझा सकते हो क्या, मतलब वो मीडियम्स एक्चुअली है क्या? ओ, जैसे ये वाली, ये पतली रस्सी ले लो और ये वाली जाड़ी रस्सी, मोटी रस्सी है, ठीक है। और इसमें हमने एक पल्स भेजा, वेव भेजा, तो वो पल्स जो है कुछ एनर्जी आगे भी जाएगी इसमें, इस वाले पार्ट में, और कुछ एनर्जी क्या होगी, वापस इधर रिफ्लेक्ट होगी। सो इंसिडेंट वेव से अब 2 वेव्स बन जाएंगे, एक तो ट्रांसमिटेड वेव और एक जो है
रिफ्लेक्टेड। हाँ सर, समझा सर। आप बता सकते हो आपने फिर इनका इक्वेशन कैसे देखा? ओ इक्वेशन देखो भाई, इंसिडेंट वेव ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो बीच में माइनस साइन है। अच्छा सर, आई थिंक समझ गया मेरे को। और रिफ्लेक्टेड वेव उल्टे में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो इसलिए बीच में प्लस साइन आएगा। तो सर आपने अज्यूम किया कि उनका लाइक इनिशियल फेज 0 है ना? यस, ये तो अज्यूम किया है। yes. ओके सर। चलो यहाँ तक आ गया। सो गाइस दिस इज, ये ऐसा है। अब तो इसको लिखने जा रहे हैं गाइस। हाँ, AR क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। AT क्या है? ट्रांसमिट वेव का एम्पलीट्यूड। किसके टर्म्स में लिखेंगे? इसके टर्म्स में लिखने जा रहे हैं, AI के टर्म्स में, इंसिडेंट वेव के टर्म्स में। तो अब प्रूफ करना है। हाँ, AT की वैल्यू किसके टर्म्स में प्रूफ करने जा रहे हैं? इस AI के टर्म्स में। AR की वैल्यू भी AI के टर्म्स में हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिखा? आया कौन? इंसिडेंट वेव, उससे 2 बने 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, AT की वैल्यू AI के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ और AR की वैल्यू भी AI के टर्म्स में। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है? AI के टर्म्स में है तो इसलिए ब्रैकेट और बाहर AI। नीचे दोनों में यार, ये तो मैंने याद करने के लिए ऐसा रखा है। नीचे दोनों में ना V1 + V2 आता है, दोनों में। नीचे दोनों में V1 + V2 आता है, यहाँ तक मुझे याद है। अब ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ता है कि AT में 2V2 होता है और AR में V2 - V1। दिस विल प्रूव डाउन, दिस विल प्रूव। सर मीडियम्स मतलब बेसिकली सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन का है ना? यस, हाँ, मतलब लेफ्ट साइड की रस्सी और फिर राइट साइड की रस्सी वहां पे बीच में जंक्शन में बना हुआ है, मतलब ऐसा। अच्छा, मतलब नथिंग टू डू विद द सराउंडिंग मीडियम। नहीं, सराउंडिंग मीडियम से कुछ नहीं। यस। Hello, sir. यस, हाँ। Sir, can you repeat the reason why the frequencies will be equal? ओ फ्रीक्वेंसी देखो क्या होगा भाई। फ्रीक्वेंसी जो है भाई, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? ऑसिलेशंस पर सेकंड, है ना। ऑसिलेशंस पर सेकंड मतलब जो है एक मान लो एक पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मान लो मेन पोजीशन स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर वापस उसी पोजीशन में, है ना। तो जो है क्या होगा, तो लेफ्ट वाला पार्टिकल क्या होगा, राइट वाले स्ट्रिंग को ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे लेके आएगा, फिर वापस वैसे आएगा। तो अगर लेफ्ट वाला जैसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो येलो वाला उसके साथ कनेक्ट है, तो उसी के साथ उसको भी ऊपर नीचे ऐसे जाना पड़ेगा भाई। थोड़ी ना, रस्सी तो टूटी नहीं है, एक साथ ही जा रहे हैं, राइट। Okay, sir, got it. हाँ, Thank you. हाँ. सो गाइस ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस। यस सर मैथ्यू। एक हाँ ट्रिवियल डाउट है सर। हाँ। सर आप एक वेरिंग मतलब स्ट्रिंग विथ वेरिंग डेंसिटी ली, तो उसमें कैन वी से द मीडियम इज कांस्टेंटली चेंजिंग? हाँ, वो तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो जाएगा। यस, हाँ। ओके सर, मतलब तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ऐसा? वेरिंग, हाँ, इंटीग्रेशन वगैरह आना पड़ेगा। ये हाँ, ओके सर, तो वो वेरिंग हो जाएगा। हाँ सर ठीक है नीचे भाई। आपने ये YT is equal to YI हाँ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ ना, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। अब देखो गाइस, ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना था। अब जो है प्रूफ करने के लिए गाइस यहाँ पर, हाँ, तो प्रूफ के लिए अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है। प्रूफ 2 बेसिस पे करेंगे भाई। बोलेंगे देखो, ये नीली वाली रस्सी और वाई वाली जो येलो वाली रस्सी है, हमेशा एक साथ अटैच्ड है गाइस, तो हमेशा दोनों का उनका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा गाइस। कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट, नीली वाली रस्सी का और येलो वाली रस्सी का, राइट। ओके। Yes, और दूसरा, ऐसे देखो, जब भी वेव पल्स पास हो रहा है तो कैसे होंगे, उसमें जो है कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक है, चलो। तो ये जो जब बाउंड्री पे नीला वाला पार्टिकल पकड़ते हैं, ये वाला और इसका येलो वाला पार्टिकल, अब ये जो नीला वाला पार्टिकल है, नीला ड्रॉ करता हूँ आपको, इस ब्लू वाले पार्टिकल पे दो वेव्स हैं यार। 2 वेव्स कौन से हैं? एक तो कंटिन्यूअस इंसिडेंट आ रहा है और कंटिन्यूअसली इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो ब्लू वाले पार्टिकल पे 2 वेव्स का इफेक्ट है। कौन कौन सा? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का। तो ब्लू वाले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट कितना हो जाएगा? yi + yr। गाइस ये समझ में आया ना? yes. So that is by principle of superposition, right? यस, दोनों वेव्स आ रही हैं भाई। अब वैसे ही बाउंड्री के जस्ट इधर यहाँ पर ये येलो वाले पार्टिकल पे तो एक ही वेव है, yt।
तो येलो वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा yt, दोनों का y सेम होना पड़ेगा, येलो वाले का और ब्लू वाले का। एक बार दोनों फिर एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ देखो, अब ये बाउंड्री है, बाउंड्री इज अ प्लेन, प्लेन के इस साइड लेफ्ट पे देखेंगे dx डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है नीला वाला, उस नीले वाले पार्टिकल का और उसी प्लेन के जस्ट राइट साइड पे dx डिस्टेंस पे एक येलो वाला पार्टिकल है। तो दोनों का y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है क्योंकि रस्सी टूटी नहीं है, रस्सी हमेशा साथ जा रही है, ऊपर जाएगी साथ जाएगी, नीचे जाएगी तो साथ ही आएगी। यस अब नीले वाले पार्टिकल पे दो वेव्स का इफेक्ट है, एक तो इंसिडेंट वेव और दूसरा रिफ्लेक्टेड वाला। यस तो नीले वाले के लिए लिखेंगे yi प्लस yr और येलो वाले के लिए हाँ। तो पहला इक्वेशन मिला गाइस ये वाला, इसमें किसी को डाउट? Sir, but how do you know that yi and yr are in the same phase? yi and yr नहीं, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इस पार्टिकल का नेट y क्या होगा, y1 प्लस y2 अन्वय। Yes sir, समझ। अब जो है तो yi कौन सा है भाई, इंसिडेंट वेव। हाँ, ai sin ओमेगा t माइनस k1x और yr क्या है, रिफ्लेक्टेड ar sin ओमेगा t माइनस k1x प्लस ar sin ओमेगा t प्लस k1x और yt की जगह लिया। और फिर जो है जहां पर वो ये हो रहा है, ये इसको बाउंड्री है ना, इसको x इक्वल टू 0 लिया है, इसको x इक्वल टू 0 लिया तो ये कट जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, ai sin ओमेगा t इज इक्वल टू ar sin ओमेगा t और इधर at sin ओमेगा t भी सबका उड़ा दिया। तो एक रिलेशन आ गया भाई, ai प्लस ar इज at, हेलो सर। पहला रिलेशन। यस हाँ सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया, यू आर डिस्कसिंग द प्रूफ ऑफ दैट फॉर्मूला राइट? ये वाला ना, हाँ हाँ यस यस यस, बोला प्रूफ कर रहे हैं। हाँ हाँ ओके सर। तो ये वाला प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो इसमें फिर दूसरा भाई, कंटिन्यूटी से यहाँ तक गाइस, कंटिन्यूटी से ये समझ में आया ना, ai प्लस ar इज बराबर 80। अब देखो दूसरा, हाँ भाई जब भी ये नीला वाला स्ट्रिंग होगा, इधर नीला वाला या जैसा भी है, जैसे मान लो ये नीला वाला, हाँ, और इसके बाजू में क्या है, येलो वाला, ये जाड़ा वाला येलो वाला हो गया, ऐसा है ना, ये ऐसा यहाँ का पार्टिकल है ऐसा है ना, ये वाला पार्टिकल। तो अगर नीला अब देखो ये यहाँ पे कर्व में ऐसा कोई सडन जर्क, मतलब सडन ऐसा कुछ नहीं आएगा। जैसे नीले वाले पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सो नीले वाले पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप सेम रहेगा बेसिकली, कोई स्मूथ कर्व है, स्मूथनेस रहेगी है ना। तो नीले वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और येलो वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट्स अ स्मूथ कर्व। तो जब भी वेव जा रहा होगा तो ऐसा एक स्मूथ कर्व भी ऐसा आएगा। तो हम बोलेंगे कि जो है स्लोप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड बराबर स्लोप ऑफ द राइट हैंड साइड। और स्लोप कैसे निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट वाले का कोऑर्डिनेट और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द राइट वाले का कोऑर्डिनेट। सो डो yi by dou x dou yr by dou x is equal to dou yt by dou x। यस सर। चलो ये अगर आया, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले वाले का है ना भाई, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस k1 बाहर आएगा है ना। और इसमें जो है यार ar में तो प्लस साइन था ना, प्लस माइनस प्लस साइन, इसमें प्लस k1 बाहर आएगा, यहाँ का प्लस k1 बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस k2 बाहर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सेकंड टर्म कटा, फिर cos ओमेगा t बचेगा, cos ओमेगा t को भी उड़ा दो। अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये वाली k1 टाइम्स क्या आ गया, ये वाला k1 टाइम्स k1 दोनों में कॉमन, हाँ ar minus ai is equal to k2a2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब उसको सेकंड नहीं बोलते हैं, रुको, हाँ अब k की जगह लिख दो यार, k की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई v, ओमेगा बाई v1 और k2 की जगह ओमेगा बाई v2, ओमेगा उड़ा दो। सो ओमेगा उड़ाने के बाद इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। गाइस इसमें से मुझे जो है सॉल्व करके बताओ,
AT की वैल्यू और AR की वैल्यू in terms of AI. सर Yes ना? स्लोप सेम क्यों रहेंगे? ओ सेम क्यों रहेगा? देखो जैसे जो है इसमें आपका कि भाई यहाँ का स्ट्रिंग क्या होने वाला है, ऊपर नीचे होने वाला है हमेशा। हाँ यस सर। तो ये वाला पॉइंट का जो है मतलब ये रस्सी जो है, ये रस्सी ऐसा नहीं कि जो है स्ट्रिंग में टेंशन जो जैसा रहेगा ऐसा, तो मतलब यू सेइंग डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कुछ है ही नहीं, है ना? लाइक जब वो रिफ्लेक्ट होगा रे तब जॉर्क जैसा लाइक तो डिफरेंट ऐसा लाइक शार्प नहीं कॉर्नर जैसा नहीं बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं, होगा जब तो रे। उसका मतलब है क्या, अगर मान लो भाई टेंशन सेम है, हाँ, और ये एंगल अलग ले लो भाई, चलो इधर θ1 इधर θ2, तो उससे क्या जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जब न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो दैट मींस वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आएगा, हाँ अच्छा वो नहीं हो पाएगा फिर। तो वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होगा। बट जब रिफ्लेक्ट करेगा तब ऐसे शार्प कॉर्नर जैसा कुछ नहीं बनेगा, लाइक डिफरेंट ऐसे। हाँ, उसको हम वो अकाउंट में ले ही रहे हैं कि वाई नेट दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, वाई आई और वाई आर मिलके नेट वाई। अच्छा हाँ, तो फिर वो नेट वाई डायरेक्शन में आएगा सर। So हाँ can you show page 18? 18th वाला, एक मिनट। हाँ Leo, हम ये वाला इक्वेशन लिखने के बाद गाइस ये वाला कोई सॉल्व करना, इसका चेक करना आंसर क्या आता है। एक डाउट है। यस यस हाँ हाँ सर, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 0 पे हर इक्वेशन इसलिए एनालाइज किया है ना क्योंकि हम जंक्शन के dx राइट और लेफ्ट पे ही एनालाइज कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर। If we have written, can we read? तो इसका नेक्स्ट पेज क्या? So what is on page 20? ओ नहीं, इसका जस्ट पेज 20 पे ना वो लोग जस्ट उसको सॉल्व करने के आंसर आता है क्या ये वाला सॉल्व करके? Yes, sir. So can you show the previous slide? यस 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 So if we have written, can we read? यस गाइस। हाँ, आपका फिर आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। फिर जो ये वाला उतना ये नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। हम जो जैसे एचसीवी सर ने किया है ना, पेज 310 15.8, तो हम सर के पैटर्न में पढ़ेंगे। हाँ, वो हमारे कोर्स में। सर आप एक बार 18 पेज जा सकते? 18th पेज ओके। सर वो 18 पेज पे आपने वो जो ग्रीन और येलो में ड्रॉ किया वो आप समझा सकते हो क्या वापस आप क्या बता? नहीं एक्चुअली क्या था, ग्रीन क्यों कर दिया, एक मिनट यार, इसको नीला करना चाहिए था, सॉरी। एक मिनट पहले जो है देखो यहाँ पे ये रस्सी थी नीली वाली, ये नीली वाली रस्सी लेफ्ट में और येलो वाली राइट में। अब ये क्या हो रहा है, जब वेव जा रहा है तो ये ऊपर नीचे हो रहा है पार्टी ना, ये वाला पॉइंट भी जंक्शन भी ऊपर नीचे होगा भाई, राइट? तो अब जो है जैसे ये नीला वाला रस्सी, ये येलो वाला, अब ये स्मूथ रहेगा, है ना? तो अगर मान लो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया नीले वाले पे और येलो वाले पे, अगर एंगल अलग अलग ले लिया θ1 θ2, टेंशन तो सेम है ना? तो टेंशन में इसमें क्या जाएगा, इस तरफ t cos θ1 और t cos θ2, तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट हो जाएगा। हाँ सर। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से मूवमेंट होगा। तो दैट मींस जो है वो तो होना नहीं है क्योंकि भाई उसमें जो है ये वाला पार्टिकल एक्स में मूव नहीं कर रहा है, मतलब θ1 बराबर θ2। ओके सर। हाँ θ1 बराबर θ2 मतलब स्लोप है ना, डो वाई बाई डो एक्स लेफ्ट वाला नीले वाले का, डो वाई बाई एक्स येलो वाले का सेम होगा। हाँ सर। हाँ समझा सर, थैंक यू सर एक लास्ट डाउट था, सिर्फ सेकंड या थर्ड पेज पे जा सकते हो जहाँ पे आपने एग्जांपल्स दिखाया था इंटरफेरेंस का एकदम इनिशियल स्टेज पे। ओके ओके। जो आपने बोला था ना काइनेटिक एनर्जी, वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ कहाँ चला ये वाला? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में होगा? दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना? ओहो, यू आर सेइंग कि यहाँ पे कैसे आएगा काइनेटिक एनर्जी? हाँ, लाइक काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल किस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, ना ही उसको वेलोसिटी होगा ना। नहीं नहीं एक मिनट जाओ, जैसे इस वाले पार्टिकल की देखते हैं यार,
अगर v क्या इक्वेशन फॉर्मूला है, माइनस वी वेव टाइम्स डो वाई बाई डो एक्स। ओ यू आर सेइंग कि इस पार्टिकल का स्पीड 0 हो गया। हाँ स्पीड के काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा उसका ले। ओके ओके, अगर मान लो एक मिनट जाओ, मैं एक मिनट जाओ, हाँ ऐसे मैं, या फिर मैं इसको ऐसे शेप ले लेता हूँ। चलो अब बताओ, ऐसा ले लेता हूँ। हाँ तो जब दोनों जब क्रेस्ट एक साथ आएंगी तो भी वेलोसिटी 0 ही होगा ना, एक पार्टिकल। एक मिनट जाओ, देखते ना। अब देखो यहाँ पर जैसे तो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग जब हो रहा है ना, हाँ तो चलो ये वाला पार्टिकल का लेते हैं, ऐसे वाले पार्टिकल का है ना, इधर वाले पार्टिकल का। ओके सर। तो जैसे तुम बोल रहे हो ये वाला ऐसा और ऐसा ले लिया, तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस वी डब्ल्यू टाइम्स, ये माइनस तो इसका हो गया, और वेव यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, इसका स्लोप जो है क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। चलो अब नीले वाले पे देखते हैं, तो नीले वाले पे क्या हो जाएगा, नीले वाले पे इस वाले पे Vp इज इक्वल टू माइनस वी वेव टाइम्स डो वाई बाई डो एक्स। माइनस वी वेव तो नेगेटिव में हो गया, और डो वाई बाई डी एक्स कैसा आएगा यहाँ पर, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ये भी नेगेटिव आ गया। ये कितना ये वाला क्या होगा, मतलब जो है, ओके यू आर सेइंग कि ये तीनों नेगेटिव आ गया ना, ऐसा। हाँ सर। ये कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या इसमें, मैंने वी वेव जो है ये वेव नेगेटिव में जा रही है इस, ओके ये अपने पहले वाले इस पार्टिकल पे जो है दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये कितना आया था, ये भी नेगेटिव आया ना। हाँ ओके नेगेटिव आता है, या तो दोनों ऊपर डायरेक्शन है तो नीचे डायरेक्शन में जाएंगे। ओके 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 समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है, एक मिनट गाइस, ये वाला सबका लास्ट वाला सबका आया ना ये आंसर। यस सर। चलो गाइस फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड इसके लिए उतना ज्यादा मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में नहीं आया होगा ये वाला। ये आया क्या गाइस, अमोक, इज इट वेरी कॉम्प्लेक्स? नो सर, इट इज ओके सर। ठीक है हाँ ठीक है, लेकिन हम अपन बोले सर के मेथड से करेंगे जैसा बुक में दिया हुआ है, एक एडिशनल था। ठीक है गाइस, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे। ओके चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय। अभी मैथ्स का टेस्ट है, यू ऑल हैव मैथ्स का टेस्ट ना? यस सर। ओके ओके गाइस, थैंक यू। सर एक छोटा डाउट था। यस हाँ 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 बताओ बताओ। सर वो हम लोगों ने जब पावर निकाला था ना वेव का, तो दो मेथड से निकाला था, एक HCV सर का मेथड और एक हम लोग ने जो इंटीग्रेट करके निकाला था। हाँ मतलब वॉल्टर सर का मेथड था। हाँ तो इंटीग्रेशन वाले में हम लोग ने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली निकाला, और एवरेज पावर डिफाइन किया एनर्जी टोटल अपॉन टोटल टाइम। हाँ एक क्रॉस सेक्शन से जितनी एनर्जी गुजरेगी, एक क्रॉस सेक्शन से पूरा वेव गुजर जाएगा, तो टोटल उसमें एनर्जी। सर एक छोटा डाउट था कि हम लोग तो पावर तो ऐसे डिफाइन करते हुए वर्क डन अपॉन टाइम। नहीं, दो टाइप की पावर है, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो अगर एवरेज पावर निकालना है तो टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, जितनी एनर्जी गुजर गई डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो आएगा एवरेज। नहीं सर आपकी बात नहीं समझा मैं। यू डिडंट अंडरस्टैंड क्या? नहीं जैसे नहीं। हमें क्या, जैसे हम कैसे निकालते हैं, अगर कहीं पे पावर निकालना है तो उस क्रॉस सेक्शन से जितनी एनर्जी गुजरी द टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम। हाँ सर। तो भाई उस एक टाइम पीरियड में उस क्रॉस सेक्शन से पूरा वेव गुजर जाएगा। हाँ सर। उस पूरे वेव की एनर्जी हमने निकाल ली थी, तो हाँ सर। उसको डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो वो जो है वो एवरेज पावर आ जाएगा। सर अब वर्क डन से देखेंगे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम आना चाहिए सर, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा? ओके नो 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 नो, यू वांट टू कैलकुलेट, नहीं बेसिकली हमें क्या निकालना था, पावर ट्रांसमिटेड निकालना था ना। हाँ। तो
पावर ट्रांसमिटेड को आप क्या बोल रहे हो? पावर ट्रांसमिट कैसे निकालोगे? अगर मैं वर्क डन अपॉन टाइम से निकालूंगा तो वर्क डन बाय टाइम से निकालोगे। वर्क डन बाय टाइम मतलब वर्क डन किसका लेना चाहते हो फिर? उस पे जो टेंशन फोर्स। हाँ वो जो हम लोगों ने एक वेवलेंथ का सेलेक्ट किया था उस हाँ। पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एंड पे उसका, और वो इक्वल होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी के, और वो हम लोगों ने निकाल लिया टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका लेकिन वो जंक्शन खुद ही स्टेशनरी नहीं है ना, वो जंक्शन भी जैसे जैसे वेव पास हो रहा है वो जंक्शन भी मूविंग है, राइट? उस वो हमेशा जीरो पे नहीं रहेगा, वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे भी आएगा। हाँ सर। तो अपन उसको जो है फिर उसको कैसे लेंगे? मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? लाइक एक बार फिर से फिर लाइक हाउ यू एक बार फिर से तुम्हारा फिर ये करना, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, एक बार फिर से बोलना। अच्छा सर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने पावर डिफाइन किया था वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर हमने जो डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट जो है एक क्रॉस सेक्शन से कितना पावर गुजर रहा है वो निकालना है। हाँ हाँ तो अगर ये डेफिनेशन से देखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम से, तो वर्क डन हमको पता होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी से इक्वल होता है, तो इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ वर्क डन को टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। अरे प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होता है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा टोटल काइनेटिक एनर्जी से इक्वल करते हैं ना हम लोग। अरे बट उसमें वी आर कंसीडरिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज जीरो, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, बट द पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है ना। वर्क डन बाय स्ट्रिंग तो है ना उसका, टी फोर्स का वर्क डन, टेंशन फोर्स का वर्क डन, क्योंकि टेंशन फोर्स का वर्क डन को आप नेग्लेक्ट कैसे करोगे? उसी के वर्क डन को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके उससे निकाला था। अच्छा ओके सर, ओके सर। हाँ हाँ ओके ओके चलो भाई। Sir, this power is the work done by the string or something? You said that this is the power transmitted. So, is there any Yes. difference? Is there any difference? पावर मतलब तो बोल रहे हो कि power transmitted and power is work done by force. मतलब नहीं, जैसे यहाँ पर जो है जैसे क्या हो जाएगा, सिचुएशन जो है एक एक्सटर्नल एजेंट जो है ऊपर नीचे कर रहा है ब्लॉक को, राइट? Yes sir. सो एक्सटर्नल एजेंट जो है ऊपर नीचे अगर कर रहा है और वो वेव पल्स भेज रहा है, सो Yes sir. So power is work done by that external agent divided by time. हमने हाँ, तो वो एक्सटर्नल एजेंट जो है हमने फर्स्ट मेथड में वही किया था, उसको टेंशन से ये करके वो कर दिया था, टी मतलब टी डॉट एफ डॉट वीपी करके फिर उसको इंटीग्रेट करके कर लिया था। Yes sir. ठीक है sir. चलो ठीक है ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे नहीं करते हैं। सर आप वो बाउंड्री जंक्शन का कंटिन्यूटी के साथ समझा रहे थे ना, वो मेरे को नहीं समझा। वो y1 plus y2 equals yt। ओ y1 इज y मतलब ये वाला ना। हाँ देखो इसमें जो हाँ है ये वही देखो नेक्स्ट इसमें हाँ। जो ये तो आपका जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया, और जंक्शन के dx डिस्टेंस पे जो है एक नीला येलो वाला पार्टिकल, नीले वाले स्ट्रिंग का और येलो वाले स्ट्रिंग का येलो पार्टिकल। अब उस ब्लू वाले पार्टिकल पे दो वेव्स साइमल्टेनियसली एक्ट हो रही हैं, एक तो yi कंटिन्यूअस आ रहा है और एक yr कंटिन्यूअस रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इस ब्लू वाले पार्टिकल का y क्या लिखोगे, y इज yi प्लस yr बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये इसके जंक्शन के जस्ट राइट पे dx डिस्टेंस पे एक येलो वाला पार्टिकल है, उसका उस पे तो एक ही वेव का इन्फ्लुएंस है, हाँ व्हिच इज yt। अब उसका आप y क्या लिखोगे, yt। अब दोनों का भाई दोनों ये स्ट्रिंग तो टूटा नहीं है, स्ट्रिंग एक साथ ही ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है कहीं भी जा रहा है एक साथ ही है, तो उसके बेस पे हम बोलेंगे दोनों का y सेम है, दोनों इक्वल है। हाँ दोनों इक्वल। ओके तो मतलब कंटिन्यूटी मतलब यही कि वो एक ही स्ट्रिंग है इसीलिए हम लोग ने वो इक्वल किया।
Yes, Okay. yes, yes, correct. Okay, thank you. Okay, guys, फिर आज इतना ही करते हैं. Thank you all. Bye.